गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है फ्री वेबिनार का, वो डिविजनल चार्ट के ऊपर है। डिविजनल चार्ट को मैंने लेवल 2 दिया है इसका नाम, कि आपका नमांशा कुंडली सभी एस्पेक्ट के लिए देखा जाता है, ना कि सिर्फ मैरिज के लिए देखा जाता है। ऑल एस्पेक्ट के लिए देखा जाता है मैरिज के अलावा। फिर क्या होता है, हमारा होरा होता है। होरा के लिए भी देखा जाता है। होरा का मतलब होता है वेल्थ। फिर आता है हमारा D10, हमारे सभी कर्मों को बताता है। और उसके बाद एडिशनल जो मैंने रखा हुआ है चार्ट एज एन ए गिफ्ट, D30 चार्ट, वो हमारे को अलग कुछ बताता है। अब मैं एक चार्ट से आपको दिखाता हूं और आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये हमारा D1 है। D1 चार्ट है। ये D9 है हमारा। D10 ये है। होरा का अलग से मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले D9 को समझना है। D9 को समझने का अर्थ क्या होता है? ये हमारा शरीर होता है। द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी। D1 इज बीइंग कॉल्ड बॉडी। और ये क्या है? सोल है, हमारी आत्मा है D9। अगर आत्मा में ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है तो उसकी दशा आपको शुभत्व देगी। अदरवाइज यू हैव टू सी अ प्रॉब्लम इन इट। सिंपल सी बात है। तो हमको ये देखना है कि जो है अच्छा है या बुरा है। तो समझने का जो तरीका है बहुत इजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो दिक्कत है। अब इसके अंदर मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेकर इसी चार्ट का मैं बता देता हूँ। ये देखिए, चंद्रमा नीच का है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में और नमाज कुंडली में शत्रु राशि में शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। मून की दशा है, पेनफुल दशा कहलाएगी। जबकि दशा का भी मेरा आना है कोर्स, वो नेक्स्ट वीक आएगा। बट यहीं से हमें मालूम पड़ गया कि द दशा विल बी द पेनफुल रीजन बिहाइंड मोर्स। मून जो है हमारा नीच का बेटा है, डेबिलिटेशन में है D1 के अंदर, और नमाज कुंडली में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो दिक्कत तो देनी देनी है इसने। अब आगे चलते हैं और आपको मैं ब्लैंक चार्ट से अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। कारण क्या है कि हमको ये जो चार्ट होते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। सब लोग अपना जो है वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। अब मैं आता हूं ब्लैंक चार्ट के ऊपर, आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका कोई भी लगन हो, कोई भी लगन हो D1, और ये आपका D9 है। अब D1 का लगना लॉर्ड, क्या लगना लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, तो D1 का लगना लॉर्ड अच्छी स्थिति में। सिमिलरली अगर आपका D9 का लगना लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में या लाभ के स्थान पर बैठा है तो अच्छा बैठा है। ऐसे जातक की जिंदगी आराम से कट जाती है। वो अलग बात है दशा खराब आए या थोड़े समय के लिए पेन हो सकती है, बट अदरवाइज इट इज वेरी गुड। दूसरा क्या है? D1 का लगना लॉर्ड, D9 का लगना लॉर्ड अच्छी स्थिति में, खास तौर से केंद्र में। केंद्र होता है 4, 7, 10। अगर केंद्र में बैठे हैं तो विवाह बड़े आराम से हो जाता है। बड़े आराम से हो जाता है, काम का उपाय करने की जरूरत नहीं है हमको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग अभी आए हैं। D1 को शरीर कहा जाता है, बॉडी, और D9 को सोल कहा जाता है। हमारे को एनर्जी जो मिलती है वो सोल से मिलती है। जब सोल ही नहीं रहेगी तो डेड बॉडी डिक्लेयर कर दी जाती है, द पर्सन इज नो मोर। तो हर ग्रह को जो एनर्जी मिलती है वो D9 से एनर्जी मिलती है। सिंपल सी बात, हमको ये समझनी है। अब आते हैं कि यहाँ पर 1 से लेके 12 तक, यानी मेष लगन आ सकता है, वृष लगन आएगा, जेमिनी आएगा,
कैंसर आएगा, लियो लगना आएगा, तो ऐसे 12 लगन यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, तो ये 12 लगन की व्याख्या होगी, जिससे आपको पता लग सके क्या लाभ है या क्या हानि है। Suppose someone is having Aries ascendant in the D9. The person try to find a escape route. आदमी जो है अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा बचने का प्रयास करता है, पास ऑन करने का अधिक प्रयास करता है। द पर्सन हु इज हैविंग पाइसिस लगना इन द D9, मीन राशि का अगर आपका D9 में लगन है, मैंने 12 कराने पूरे के पूरे, तो क्या है इसका ये अर्थ है, द पर्सन इज वेरी हम्बल एंड वेरी जेंटल, बहुत अच्छा इंसान है। मात्र हमको लगन देखने से पता लग गया, बाकी बारीकियां तो हम ग्रह देख करके करेंगे अच्छे से। अब हम किसी आदमी का नेचर कैसे जान सकते हैं? बड़ा आसान है, आप अपने चार्ट में चेक कर लो, अभी चेक कर लो। अभी देखिए आप, मान लीजिए किसी का टॉरस लगना है, शुक्र इसका लॉर्ड बना, मान लो यहां बैठा है शुक्र, 10th हाउस में बैठा है, और शुक्र कहीं पे भी आई सेट 4 नंबर है, शुक्र यहां बैठा है। अब पहले इस राशि को समझे, 4 नंबर को, इसको कहेंगे कर्क का नवमांश, क्योंकि ये कौन सी कुंडली है? नवमांश कुंडली। तो यहां पर हर राशि को क्या बोलेंगे? अगर 5 है, 6 है, तो हम कहेंगे कन्या का नवमांश है, तो ये कर्क नवमांश कहलाया। तो जो D1 का लग्न लॉर्ड था वो कहां बैठ गया? कर्क के नवमांश में। तो कर्क के नवमांश में बैठने से क्या हुआ? आदमी में चंचल प्रकृति आएगी ही आएगी, कफ के रोग आएंगे ही आएंगे, आते जाते रहेंगे, चंचल स्वभाव रहेगा, चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं। आप देखिए, आपका जो लगन लॉर्ड है वो नवमांश कुंडली में अगर कर्क राशि फिर से बता रहा हूं, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज आप सीखिए। बतेरों को पता ही नहीं होता, 4-5 नंबर बोलते हैं, ये थोड़ी होती है बात। आप बोलिए कर्क का नवमांश में लगन का स्वामी बैठा है, तो आदमी में चंचल प्रकृति आएगी ही आएगी, आदमी में मानसिक कमजोरी आ जाती है, मेंटली जल्दी वो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि कर्क के नवमांश में यानी कर्क राशि में बैठा है। आराम से समझ आ गया, बड़ा इजी है। ऐसे ही हम सब ग्रहों को समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। आगे चलते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब D1 और D9 में कोई भी ग्रह मित्र राशि में या तो सेल्फ साइन में बैठा हो, ये बहुत अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, फ्रेंडली साइन में हो, मित्र राशि का हो, तो ग्रह बहुत अच्छे फल देता है, सीधी बात। अगर गलती से मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, राइट, मिथुन लगन है, और उसके अंदर मान लीजिए मंगल बना, छठे और एकादश भाव का स्वामी, मंगल चला गया कुंभ राशि में, कुंभ राशि में मंगल बैठ गया, तो ये शत्रु राशि में बैठा है। एक तो वैसे भी लगन का शत्रु है, ऊपर से D9 में शत्रु राशि में बैठा है, तो इसकी दशा पीड़ा देगी ना, सिंपल सी बात है। बाकी डीप वाले पॉइंट दैट हैज टू बी डिस्कस ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। तो ये जो है आपको पीड़ा देनी ही देनी है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए दो शुक्र जो है, मान लीजिए शुक्र आपका बैठा यहाँ पर मिथुन राशि में बैठा, मैं ऐसे ही खाली जगह लिख रहा हूं, मान लीजिए शुक्र मिथुन राशि में बैठा है, तो ये फ्रेंडली साइन में बैठा है, ऐसे समझे, फ्रेंडली साइन में बैठा है शुक्र, तो शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, मित्र राशि में बैठा है। अब आगे चलते हैं, कोई, अब मान लीजिए किसी का D1 में और D9 में, यहां मान लीजिए किसी का तुला लगन है और यहाँ पे भी तुला लगन आ गया, तो इसको बोलते हैं लगन वर्गोत्तम। क्या बोलेंगे हम? लगन वर्गोत्तम।
अब मान लीजिए किसी का जो है शनि यहां बैठा है और शनि यहां पर ही बैठ गया, राशि कोई भी हो, 8 सॉरी 6 5 4, यहाँ कर्क राशि में शनि बैठा है, यहाँ अलग ले लेते हैं, 9 नंबर ले लेते हैं, तो ये हो गया 8 7 और 6। राशि से हमें नहीं लेना देना, इसको बोलते हैं भाव वर्गोत्तम, यानी लगन कुंडली में भी 10th हाउस में है ग्रह और D9 में भी ग्रह 10th हाउस में, इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम। तो ऐसे वर्गोत्तम की थ्योरी जो है बहुत अच्छी होती है, जो ग्रह को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं, और अगर वो योग कारक ग्रह है तो उनकी दशाओं में आदमी जल्दी तरक्की करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, योग कारक ग्रह यदि वर्गोत्तम है तो जातक जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करता है। सिंपल सी बात है। अब आप एक और चीज देखिए, D1 D9। अब हमने क्या करा, मेष लगन बनाया। अब हमने मंगल को यहां रख दिया, लग्नेश जो है पराक्रम भाव में है। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, लग्नेश पराक्रम में है। और मान लीजिए यहां पर वो मकर राशि में बैठा है। आप कहेंगे साहब बड़ा उच्च का ग्रह बैठा हुआ है मेरा, तो नवमांश कुंडली में इसकी दशा तो मेरे को बहुत फायदा करेगी, धनिया फायदा करेगी। अरे भैया ये देखिए, यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर की राशि में चला गया ये। इसकी दशा सडन अप एंड डाउन लाएगी, इसकी दशा रोग भी दे सकती है, पीड़ा भी देगी। क्यों? अपने से अष्टम भाव की राशि में नवमांश कुंडली में बैठा है। बड़ा इजी है समझना, तो हम इस चीज को आराम से समझेंगे। मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता हूं एक और चीज। मान लीजिए आपका लगना लॉर्ड D1 का केंद्र में बैठा है, केंद्र स्थान ये है, यूर लगना लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्रास, इसका भी लगन लॉर्ड सिटिंग इन द केंद्रा, यू विल गेट टाइमली मैरिड, नो नीड टू डू द रेमेडी। आपको किसी भी प्रकार की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कारण वो केंद्र में बैठ गए हैं आराम से, तो इसलिए ये सबसे अच्छी चीज रहती है। अब ये D9 हमें ये बताता है कि हमारी जिंदगी में सक्सेस आएगी, सफलता आएगी कि नहीं आएगी, या हमको परेशानियां ही झेलनी हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग रेमेडी करते रहते हैं, मैं ये पढ़ा देता हूं D9 में कि मुझे रेमेडी लगेगी, नहीं लगेगी, देर से लगेगी, या मुझे अपनी कर्म गति भोगनी है, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन, कि कर्म गति लगेगी या नहीं लगेगी। अब एक सिंपल सी टेक्निक सीखिए, D1 D9, कोई भी राशि हो, यहां पर एनी साइन, आई राइट डाउन ओवर हेयर एनी साइन इन द लग्न। अगर यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, यू विल नेवर गेट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम यूर इन लॉस। ऐसे व्यक्ति, मेरी एक क्लास थी परसों, मैंने अपनी क्लास में पूछा, धर्म जी नाम के व्यक्ति थे, तो मैंने कहा आप मेरे ख्याल अपनी शादी कई साल हो चुके हैं, हार्डली आप 3 या 4 बार गए होंगे अपने ससुराल। ही सेड यस, हार्डली विजिट, बट फॉर द फीमेल इट इज वेरी बैड टू हर, वेरी वेरी बैड टू हर। आगे चलते हैं। D1 D9 में हम खर ग्रह को पढ़ेंगे, खर ग्रह कौन सा है और खरेश कौन सा है, जिसको 64वां नवमांश भी बोलते हैं। 64वें नवमांश में जब भी पापी ग्रह कौन से हैं? मंगल, राहु, केतु और शनि जब भी ट्रांजिट करेंगे 64वें नवमांश में,
तो आपको रोग और मानसिक पीड़ा मिलनी तय है, ये बात मानकर चलिए, दशा कुछ भी चल रही हो। अगर दशा शुभ ग्रह की भी चल रही है तब भी ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा नहीं आएगी, निश्चित रूप से आएगी, चाहे आपके शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, ऐसा नहीं है। पीड़ा तो देना ही उनका धर्म है, तो पीड़ा तो आ जाएगी आराम से। चलिए आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जिस तरह छठा घर, आठवां घर, 12वां घर गड्ढे होते हैं, ऐसे ही छठा घर, आठवां घर, 12वां घर ये गड्ढे कहलाए। अब मान लीजिए कोई आपका बृहस्पति जो है किसी का यहीं बैठा है, भाग्येश भाग्य स्थान पे बैठा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर गलती से बृहस्पति यहाँ गड्ढे में बैठ गया तो दिक्कत देगा ना। 6, 8, 12 जो है वो आपके क्या है, मैलेफिक हाउसेस हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर हाउसेस हैं। तो अगर यहां पर बैठे हैं तो उन्होंने पीड़ा देनी है। फिर हमारे को इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग पार्ट टाइम वर्क करते हैं, बहुत से लोग साइड में बिजनेस करते हैं, मुझे धन प्राप्ति कब होगी। सो आई विल रिवील दिस टेक्निक ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। कब कब मुझे धन की प्राप्ति होती चली जाएगी, माई पेमेंट इज बीइंग स्ट्रक, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग वास्तु एंड सम अदर काइंड ऑफ रेमेडीज। अरे बाबा इजी वे है, वो क्लास में बता देंगे, ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो पेमेंट आ जाएगी ना, बात खत्म। खाम खा ये कर वो कर वो कर ये कर, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। मुझे धन की प्राप्ति कब कब होगी, बहुत इजी है, जैसे ही वो योग बनेगा आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। खाम खा वास्तु की भी रेमेडी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी कर रहे हैं, देयर इज नो नीड टू डू द रेमेडीज, अननेसेसरी रेमेडीज आप नहीं करें। आगे चलते हैं। जुपिटर से D9 में मैं ये पढ़ाता हूं, जुपिटर से D9 में हम लोग लव अफेयर देखते हैं, सब लोग लव अफेयर D1 में मार्स प्लस वीनस से देखते हैं, दैट इज वेरी गुड, देखना चाहिए। सपोज किसी के चार्ट में है ही नहीं ये कॉम्बिनेशन D1 में, पर D9 में जुपिटर बताता है कि 3 लव अफेयर होंगे और मल्टीपल योग है, मल्टीपल लव अफेयर होंगे। सो जुपिटर जो है वो हमको मल्टीपल लव अफेयर की तरफ भी लेकर के जाता है, ना कि एक या दो लव अफेयर की ओर जाता है। आगे चलते हैं। हमको आगे ये भी पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखिए, D1 D9। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे हर बार मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा डिफरेंट लेने की, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सेवेंथ लॉर्ड वीनस इन द सेकंड भावा, सिटिंग इन द सेकंड हाउस, सिंपल। अब ये वीनस जो है मान लीजिए यहां बैठा है, बट राहु केतु के एक्सेस पर आ गया, बात क्लियर, राहु केतु के एक्सेस पर आ गया। अब हमने क्या कहा कि मान लीजिए हमारा ये लियो असेंडेंट बना, मान करके चले, अजम्पशन बेस पर है। अब ये सेवंथ लॉर्ड जो है वो बैठ गया कहां पर, शनि महाराज D9 के 11th हाउस में, दो मैरिज के योग बन गए। कैसे, यहां से D1 से आप पढ़िए, सेवंथ लॉर्ड अपने से 8th हाउस में बैठा है, पहला नेगेटिव पॉइंट, सेवंथ लॉर्ड। अब हम पढ़ते कैसे गलत हैं कि वीनस तो अपनी राशि में बैठा है, अरे भैया वो धन तो देगा, सब कुछ दे देगा, वो अलग बात है, लेकिन मैरिज के लिए वो मैलेफिक बन गया, खराब ग्रह बन गया, क्योंकि अपने से अष्टम बैठा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम में बैठा, और वो यहां आके राहु केतु एक्सेस पे भी आ गया, और इसका भी D9 का सेवंथ लॉर्ड ड्यूल साइन में है, दिस इज अ ड्यूल साइन। तो दो मैरिज के योग बन गए, टू मैरिज, आराम से।
सिर्फ मैरिज ही नहीं देखनी, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने हैं और समझने हैं इस चीज के लिए। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे D10 चार्ट को। D10 चार्ट क्या है? जिस तरह हम लोग लगन कुंडली को पढ़ते हैं, लगन क्या है? हमारा, मैंने जन्म लिया, मेरा परिवार सेकंड हाउस, थर्ड सिबलिंग, फोर्थ हाउस सुख, पंचम भाव मेरा वो क्या कहते हैं, एजुकेशन है, इंटेलिजेंसी है, छठा जॉब भी है, और रोग ऋण रिपु शत्रु भी है, सेवेंथ हाउस मेरा पार्टनरशिप स्पाउस, अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन है, नाइन्थ हाउस भाग्य, 10वां घर कर्मा, 11th हाउस गेन, 12th हाउस एक्सपेंडिचर। सिमिलरली वी विल रीड दीज थिंग्स। 12 हाउसेस हमको पढ़ने हैं, 12 हाउसेस हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी का लियो असेंडेंट आ गया, तो ये वृष राशि बनी, यानी यहाँ का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र बना, राइट। अगर किसी का ये पूरे 12 भाव में, एक तो हमको दो चीजें D10 में बहुत अच्छे से समझनी है। क्या समझनी है? कि पूरे 12 भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं ये बताता हूं, सेकंड हाउस जो रिप्रेजेंट करेगा, मेरे खानदान में सब लोग बिजनेस करते हैं, सो आई विल ज्वाइन द बिजनेस। कैसे करूंगा वो मैं बताऊंगा। अब ये 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, मान लीजिए शुक्र लगन में बैठ गया, द पर्सन इज सेल्फ मेड, बात खत्म। सिंपल सी बात। किस भाव में 10th लॉर्ड बैठा है D10 का, वो बताएगा आप किस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है? भाव का अर्थ क्या होता है मैं बता देता हूं। भाव का अर्थ होता है एक्शन। हाउस मीन्स एक्शन, ग्रह मीन्स कारक तत्व। ग्रह का क्या अर्थ होता है? कारक तत्व को रिप्रेजेंट करता है। भाव क्या बताता है? भाव हमको एक्शन बताता है। बस बात खत्म, इतना सा है हमारा, और ज्यादा कुछ है ही नहीं है। अब आइए फिर से, D10 का लॉर्ड 10th लॉर्ड, अभी हमने लियो असेंडेंट लिया था, शुक्र बना। अब मान लीजिए किसी का ये शुक्र यहां बैठा है, आप देखिए आपका 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th भावा, यू आर बॉर्न फॉर द अकल्ट साइंस। आपको अकल्ट साइंस में आना चाहिए और उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल से शुक्र लिया, आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, कोई ग्रह हो सकता है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। अपने को एक ही पॉइंट से लेना देना है, वो ये है कि 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th बाबा, यू कैन गो फॉर अकल्ट साइंस। फिर हम D10 से क्या देखते हैं? D10 से हम ये देखते हैं, शुड आई गो फॉर बिजनेस, क्या मैं व्यापार कर सकता हूं या नहीं? शुड आई गो फॉर बिजनेस, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं? यस। तो हमको पूर्ण परमात्मा ग्रह देखने। पूर्ण परमात्मा ग्रह क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये पूर्ण परमात्मा ग्रह को हमको पढ़ना होता है। सूर्य से भगवान श्री राम सूर्यवंशी, चंद्रमा से श्री कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वारा अवतार। अगर ये चारों ग्रह जो हैं, अगर हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं D10 के अंदर, तब हम बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस हमें करना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 10th लॉर्ड है आपका D10 का 10th लॉर्ड, इसको हम देखेंगे जल तत्व है, अग्नि तत्व से संबंध है, वायु तत्व से संबंध है। तो आपका कर्म का नजरिया जो सूक्ष्म निकलेगा, वो किस प्रकार से, किस ढंग से आपको सपोर्टिव रहेगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तत्व, वेद कहता है तत्वमसि, तत्व के आधार पर वेद है। आगे चलते हैं। अब आपको बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, काल पुरुष कुंडली के अंदर हमारे यहाँ
ये मकर राशि आई। अब हमको D10 के अंदर मकर राशि को बड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली का 10th हाउस की राशि है। समझ रहे हैं आप? तो 10th हाउस की राशि पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और इसी के बेस पे हमको ये पता लगेगा हम कितनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं या स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए सज्जन का चार्ट आया था। ही इज वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर इन रोहतक। सो आफ्टर सीइंग हिज चार्ट, मैं इनडायरेक्ट तरीके से आदमी की कमजोरियां निकाल लेता हूं। तो मैंने उसका केतु देखा। मैंने कहा बेटे आपका जो है ना बड़ा अच्छा नजरिया है, आप जल्दी से ना टेबल साफ कर देते हो, जब भी कोई फाइल आती है फटाफट आगे उसको पास ऑन कर देते हो, एंड यू मेक योर टेबल नीट एंड क्लीन। ही सेड यस, आई एम डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। फिर मैंने उसको झाड़ा। मैंने कहा कभी खुद भी काम कर लिया करो। केतु टेल्स यू आर यू कामचोर। केतु टेल्स यू के आर यू कामचोर। तो केतु आपके काम चोरी के बारे में बताता है। फिर हमें D10 का 7th हाउस पर फोकस करना है पार्टनरशिप के लिए। आप देखिए D1, D9 और D10 तीनों में अगर आपके पापी ग्रह बैठे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, D1, D9, D10, या तो पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गलती से भी पार्टनरशिप नहीं करनी, आपको लॉस होगा, कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। हमको उसके बाद D2 पढ़ना है। D2 को बोलते हैं होरा चार्ट। होरा चार्ट का अर्थ होता है वेल्थ। यहां से हम संपत्ति देखते हैं कि मेरे पास संपत्ति रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस चीज को समझना है। इस चीज को समझने के लिए क्या है, 4 नंबर यहां होगा, 5 नंबर यहां होगा। ठीक है, D2 में अगर 5 नंबर यहाँ है तो 4 नंबर यहाँ। इसको क्या बोलते हैं, सूर्य की होरा। इस लगन को क्या बोलेंगे, सूर्य की होरा। इसको क्या बोलेंगे, इस लगन को, इसमें सारे ग्रह इन्हीं दो भाव में होते हैं। 9 के 9 ग्रह इन्हीं दो भावों में बैठे मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं चंद्रमा की होरा। अगर कोई ग्रह चंद्रमा की होरा में बैठा है तो उसकी दशा ज्यादा पीड़ा नहीं देगी। सूर्य की होरा में ग्रह बैठा है, चप्पल घिसाई होगी, पीड़ा निश्चित है। संघर्ष के साथ प्राप्ति कराएगा। किसी भी ग्रह की दशा हो, सिर्फ वो देखिए D2 चार्ट में, क्या वो सूर्य की होरा में बैठा है तो सीधी सी बात है संघर्ष के बाद प्राप्ति होगी। अगर चंद्रमा की होरा में बैठा है तो संघर्ष कम होगा। ये डिफरेंस देता है। संपत्ति हमने करनी है या नहीं बनेगी, वो क्लास में आई हैव टू रिवील कितनी मेरी प्रॉपर्टी बनेगी। अब आगे चलते हैं। सूर्य की होरा जो है वो ये बताती है जातक ने सेल्फ एफर्ट्स करे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए, अगर आपकी सूर्य की हो रहा है तो आप संघर्ष और सेल्फ एफर्ट से ही आगे बढ़ पाएंगे। देयर इज नो इजी टास्क टू गेट ए सक्सेस। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब मैं एक और अच्छी चीज सिखा देता हूं आपको। मान लीजिए सूर्य की होरा का लॉर्ड बना, सूर्य यहां बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, या मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है। एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया। अब ये है तो हो रहा वेल्थ का, लेकिन मैं यहां तक बताता हूं, आपको अभी बता रहा हूं कि इसका अर्थ है यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भगवान ने आपको दिया है। sun is sitting in the moon hora and moon sitting in the sun hora. They are exchange each other in their hora. Gives you a chance to get a god. भगवान को प्राप्ति का योग आपको दिया हुआ है।
इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है एक्स्ट्रा वाला मेरा D34, जिसे त्रिशांश कुंडली कहते हैं। सिंपल सी बात। इसके हमको अष्टम भाव पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपके यहाँ D30 चार्ट में कोई ग्रह, एनी प्लेनेट इज सिटिंग, कोई ग्रह बैठा है, इसका अर्थ है पूर्व जन्म के उस ग्रह से संबंधित रोग आप लेकर आए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी का कोई ग्रह बैठा है तो पूर्व जन्म से संबंधित रोग आप लेकर आए हैं। अगर उस ग्रह की दशा आ गई तो भैया जितने साल की दशा है उतने साल डॉक्टर रईस बनेगा आपके पैसों से, उसका तो भला हो जाना है। आपको पीड़ा देनी ही देनी है ग्रह ने, सिंपल सी बात है। तो ये चीज है, ये जो हमारा कोर्स है ये स्टार्ट होना है मंडे को, ठीक है। ये स्टार्ट होगा मंडे को एट 7 PM को डेली स्टार्ट होगा। यानी साथ में क्या है, डेट क्या है, 28 अगस्त 23। डेली क्लास रहेगा, 5 डेज की क्लास रहेंगी, यानी मंडे टू फ्राइडे डेली रहेगा। दूसरा क्या है, क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और आपका फी जो है 2345 है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी का कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, कैमरा ऑन करें, मैं उन्हीं का ही क्वेश्चन लूंगा। जिनका कैमरा ऑफ है आई हैव टू से सॉरी टू देम, सिंपल सी बात है। किसी की कोई क्वेरी है वो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं मेरे से। किसी जय की श्री राम कोई, भगवान। हाँ जी बोले, किसी की कोई क्वेरी है? आपके साथ में क्लास करेंगे तो कोई किताब भी पढ़नी पड़ेगी, कोई बुक भी पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो सर? भाई जैसे आपके साथ क्लास करते हैं तो कोई बुक भी पढ़नी पड़ेगी उसके अलावा? नहीं नहीं, कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं पर्सनल अटेंशन देता हूँ, सबको उंगली पकड़ के पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कोई भागम भागी नहीं होती है। जब ठीक है आप सर। ओके बोलते हैं आगे चलते हैं। हर लाइन को मैं कोशिश करता हूँ 2 बारी बोलना है मिनिमम। बात क्लियर है? ऐसी कोई बुक की जरूरत ही नहीं है, फिर मेरा पढ़ाना ही अर्थहीन हो गया अगर बुक की जरूरत है तो। ठीक है। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, ठीक है। चलिए, ठीक है, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू कि आपने क्लास को ज्वाइन करा।